अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी फैजा रियाज। व्यूअर्स, सियासी मंजरनामा तो एक तरफ, लेकिन अच्छी खबर इकोनॉमी के लिहाज से ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो कि सऊदी अरब के दौरे पर हैं और वहां पर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में उनकी सऊदी वली अहद से मुलाकात भी हुई है और इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि मजीद ताउन बढ़ाया जाए। अब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी में और दूररस नताइज के साथ साथ क्या निचली सतह पर, जैसे हुकूमत पहले से दावे कर रही है कि महंगाई को बड़ा कम कर दिया है, तो निचली सतह पर क्या इसके फवायद होंगे? क्या निचली सतह तक अवाम को इसके समरात जो है वो देखने को मिलेंगे और क्या महंगाई वाकई निचली सतह तक कम होगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो इसी से गुफ्तगू का आगाज करते हैं, फिर आगे चलकर सियासी मंजरनामा तो है ही है। नवाज शरीफ बैरून मुल्क जो रवाना हुए हैं, वहां उनके साथ क्या हो रहा है और फिर उसके बाद जो पीटीआई के अंदर सियासी चपकलिश है, जो एक फॉरवर्ड ग्रुप की बातें हो रही हैं और जो 27वीं तरमीम की बातें हो रही है, जरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट आगाज प्राइम मिनिस्टर से। इसार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब हमारे साथ मौजूद है। जुल्फिकार राज साहब, आपको क्या लगता है कि वजीर आजम सऊदी वली अहद एक अच्छा है? मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई, क्राउन प्रिंस से मुलाकात हुई, ताउन पर जो है वो बातें भी हुई और अभी शंघाई जब कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें सऊदी वली अहद के जो एक स्पेशल एक डेलीगेशन था उनकी जानिब से भेजा गया, वो भी आया, बड़े एमओयूज भी साइन हुए। सवाल वही है जो मैंने तब भी आपसे किया था, क्या इस सब के नताइज या जो कहना चाहिए इकोनॉमी की पॉजिटिविटी निचली सतह पर फील होगी अवाम को? देखिए, ये उसी कॉन्फ्रेंस की कंटिन्यूटी है और उसका समझ लें फॉलो मीटिंग है। और मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होना यकीनन अहम हो सकता है, लेकिन अहम यह है कि पाकिस्तान को मिल क्या रहा है। और इस कश्मकश के दौर के अंदर पिछले 3 माह के अंदर पाकिस्तान को $3 बिलियन पाकिस्तान को मिले मुख्तलिफ शक्लों में। अब इसको इस तरह से देखें कि अगर हमारे घर के अंदर जो तमाशा हमने लगाया हुआ है, जो लड़ाई हम कर रहे हैं, जो तबाही बर्बादी हम कर रहे हैं अपने घर के अंदर आपस में लड़के, और जिसपे हमारे दुश्मन भी खुश हैं, अगर ये तमाशा ना हो, अगर हमारा घर इन ऑर्डर हो, हमारे घर के अंदर ये तमाशा सारा जो चल रहा है ये ना हो, तो फिर कितनी बेहतरी हो सकती है। यानी अफगानिस्तान जैसा मुल्क, आज वहां पे 80 रुपए का डॉलर है, आज वहां पे जो फर्नेस ऑयल आपको 280 रुपए का मिल रहा है, वहां पे सिर्फ 80 रुपए का मिल रहा है, और रशिया की वो सारी उस फैसिलिटी का फायदा उठा रहे हैं। इंडिया जो आपका दुश्मन है वो कहीं से कहीं चला गया, वो सऊदी अरब से बड़ा सप्लायर बन गया ऑयल का मिडिल ईस्ट के अंदर। उसकी वजह यह है कि रशिया से वो ऑयल ले रहा है, सस्ता ऑयल ले रहा है। आप क्या कर रहे हैं कि कभी चाइनी प्रेसिडेंट नाराज हो जाता है, कभी रशिया के साथ इटखड़का शुरू, कभी बाहर के लोगों से, कभी मोहम्मद बिन सलमान नाराज, कभी कोई। ये तमाशा जो हमारे घर के अंदर लगा हुआ है, पहले सारे लोग कहते हैं कि इसको इन ऑर्डर करो, अपने घर को ठीक करो, ये सियासी जो माहौल है इसको बेहतर करो और उसके बाद हमारे साथ बात करो। मोहम्मद बिन सलमान का आपको याद है कि एक दफा बानी पीटीआई की वो गाड़ी ड्राइव की थी उन्होंने, और उन्होंने कहा था मैं पाकिस्तान का एम्बेसडर हूं। तो आज वो मोहम्मद बिन सलमान अगर शहबाज शरीफ साहब के साथ 1-to-1 मुलाकात कर रहा है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? वही साहब है जो जेल में बैठे हुए हैं। अगर ये नून लीग इख्तिदार में, ये पीपल्स पार्टी इख्तिदार में, तो इसका जिम्मेदार भी वो है। अगर वो तरीके सलीके से चीजों को लेके चलते तो शायद आज ये नौबत ना आती। और इस सारी सिचुएशन का जो क्रेडिट है वो मैं देना चाहूंगा सिपा सलार को, कि जिस तरह जनरल आसिम मुनीर साहब इन चीजों को लेके चल रहे हैं और खुद वो इन्वॉल्व हुए हुए इन चीजों में, और पिछले दिनों कुछ बिजनेसमैनों को मिले हैं और उनको भी उन्होंने अच्छी नवीद सुनाई है। और बेजाहिर इसकी चीजें अभी तक वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हो रहा, चीजें नजर नहीं आ रही, लेकिन आने वाले दिनों में अगर आपके घर की लड़ाई सेटल हो जाए, ये जो पॉलिटिकल इंतशार है ये खत्म हो जाए और आपस की जो लड़ाई है, दोस्तों गिरेबान है, ये इसमें थोड़ी कमी आ जाए, तो चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। टारगेट ये है कि 2030 में पाकिस्तान G20 का मेंबर बन जाए और 2035 में G7 का मेंबर बन जाए। ये अलग बात है कि उसका क्राइटेरिया बड़ा मुश्किल है, कई ट्रिलियन का आपको जीडीपी चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल है अगर आपकी डायरेक्शन ठीक हो और घर के अंदर जो तमाशा आपने लगाया हुआ है वो तमाशा आप खत्म कर दें। बिल्कुल ठीक हो गया, घर के अंदर जो तमाशा आपने लगाया उसको खत्म कर दे। वैसे मैंने पूछा ये था कि सऊदी अरब से क्या नीचे सतह पर आएगी हैरारकी, फायदे मिलेंगे? आपने सारा कुछ होगा लेकिन टाइम लगेगा, सारा कुछ डाल दिया बानी पीटीआई पे कि जो जेल में मौसूफ बैठे हैं ये उनकी वजह से है। राना साहब, आपको क्या लगता है सब कुछ उन्हीं की वजह से? देखिए, अभी ये मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने
देखा कि ना वो एक खंबे में करंट आ गया था, तो उससे वो कोई भैंस लगी तो वो मर गई। तो वो मेरे ख्याल इमरान खान की वजह से हुआ था। ओहो, तो एफआईआर तो नहीं होगी उनकी? क्योंकि यह पाकिस्तान में जो भी होगा ना वो इमरान खान की वजह से होगा। जो कहाँ मर जाएगा वो भी इमरान खान की वजह न मरेगा, एना की वजह न कुछ नहीं होएगा। इनकी वजह से तो तीला भी नहीं टूटेगा। ये तो आप लिख के रख लें, क्योंकि ये रेलेवेंट ही नहीं है, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। ठीक है ना। वो मेरा भाई शहबाज शरीफ को इतना चुक के आखिर में उसने कहा कि सारा की जो कुछ भी क्रेडिट है वो चीफ आर्मी चीफ को जाता है। खुद उनको दे रहा है तो मैं क्या ना। अच्छा, मैं आप एक पेज पे शहबाज शरीफ और आप दोनों मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं कि सिपा सलार, फिर आप भी तरक्की करेंगे, आप भी फिर तरक्की करेंगे। आपको बड़ा ओहदा कोई मिलना चाहिए, जिस तरह आप एक पेज पे आए बातों से मिलता है। मैं तो सर नहीं करें ना, सच्ची बात है वो बता रहा हूँ। अच्छा, अगर ऐसा होता तो वो पीटीवी में ना होते इस टाइम। अच्छा नहीं एमडी लग चुका होता है इतने दिनों में। इंशाल्लाह ये जल्दी तरक्की की मनाजिल तय करेगा, इसका मुझे लग रहा है लड़का तरक्की करेगा। लेकिन एक चीज मुझे बताएं कि ये कोई फखर की बात है कि $3 बिलियन आ गए हमें भीख में, अब अगले 10 में हमें इतने $1 बिलियन भीख में मिलेंगे? शर्म की बात नहीं है हमारे लिए? हम फकीर हैं, भिकमंगे हैं। हम क्या, अगर हमारा एक शख्स जो हम पे बैठ के हमें मुसलत कर दिया गया और कहा गया कि ये आपका प्राइम मिनिस्टर है, और वो ये कहता है कि हम फकीर हैं, तो हम फकीर हो गए? हमारी इज्जत अना कुछ नहीं है। अगर ये शाह सलमान की गाड़ी चलाते हैं तो शाह सलमान किसकी गाड़ी चलाता था? फर्क देखें चीजों के, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि ये तो मैंने पिछले 4 साल से सुन रहा हूं कि शाह सलमान साहब बैग में पैसे रख के बैठे हुए कि मैंने पाकिस्तान को देने, को आ ही नहीं रहा। वो कह रहे कबूतर कोई आ ही नहीं रहा। ठीक है, जब नवाज शरीफ आए थे तो हमें तो यही बताया गया था कि सारे मुल्कों से बात हो गई है, अब देखें नो कैसे डॉलर आते हैं, पैसे आ रहे, ठीक है ना। और तीला भी नहीं आया। पिछले 3 साल में इन्वेस्टमेंट के नाम पे 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं की किसी मुल्क ने। और ये जो जुल्फकार रात कह रहे हैं ना कि सोचें कि अगर इस मुल्क में ये लड़ाई झगड़े ना, तो सोचे ना, देना हक लोगों का, लोगों के मैंडेट को माने ना। लड़ाई खत्म करनी है तो हकदार को हक दे दे, मैंडेट दे दे, बहुत ठीक हो जाएगा सारा काम। जब आप किसी को हक नहीं देंगे और वो उसको कहेंगे कि इसे प्रोटेस्ट भी नहीं करने देना, तो इस्तेकाम नहीं आता ऐसे। ठीक है, इस्तेकाम अनटिल अनलेस आप वोट का एहतराम नहीं करेंगे, आप लोगों के जो मैंडेट है उसका एहतराम नहीं करेंगे, इस्तेकाम नहीं आना। और ये जो ये ना शाह सलमान, एक जुमला मैं सिर्फ आपको कहूंगा कि यार हम उनका दिल से एहतराम करते हैं, ठीक है, मैं उनका दिल से एहतराम करता हूं, लेकिन वो कोई पाकिस्तान के वाली वारिस नहीं है। वो जब चाहे जिस बंदे को चाहे जेल से निकलवा के ले जाएं, जब चाहे वो जिस बंदे को चाहे नाराज हो जाए तो उसके इक्तिदार खतरे में पड़ जाए। हम कठपुतली हैं क्या? हम लोगों की ख्वाहिशों के ऊपर अपना मुल्क चलाएंगे? किस दिन वो दिन होगा जब हमारे पास लोग आएंगे और हम कहेंगे कि हम इन्हें इमदाद देने लगे? हमारे पास किस चीज की कमी है? ले आए अभी जरदारी साहब अपने सारे बाहर से पैसे, ले आए नवाज शरीफ साहब सारे पैसे बाहर से, ले आए चौधरी सारे पैसे बाहर से, ले आए वो तमाम ऑफिसर जो पैसे पाकिस्तान से लूट के बाहर लेके गए। हमें किसी से पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं है। क्या कहते हैं, क्यों नहीं लेकर आते? अभी जो नवाज शरीफ बेचारे का तो अपने नहीं है, वो कहां से लाएंगे? बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। यहां तक तो मुझे कहने दें, पैसे अगर बाहर से आ जाएं तो हालात तो काफी बेहतर हो सकते हैं। और फिर दोबारा अगर लुटने की इजाजत फिर दे देती जाए, फिर वही एक दफा भर लें और दोबारा फिर ले जाए। लेकिन मामला ये नहीं है। अच्छा, जो बैंक के लॉकर्स में डॉलर्स पड़े हैं, जो कैश घरों में पड़ा हुआ है, जो डॉलर्स पड़े हुए हैं, वो ही बाहर निकाल दें तो भी बड़ा मसला हल हो जाए। देखिए, उसमें पूरी दुनिया के अंदर तरीकाकार होते हैं। लोगों के रखे हुए पैसे सारे निकल आते हैं। आप भी सुबह ये नोट खत्म करें, नए नोट जारी करें, पिछले नोट ही फारग हो जाएंगे, सारे नोट निकालने पड़ेंगे। लेकिन आपको स्टेप तो लेना। लेकिन सवाल फिर वही है कि जिन लोगों ने ये स्टेप लेना है, तो अगर उन्होंने अपने कार्य पर फिर पढ़ने के लिए, देखो ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये क्रॉस दी बोर्ड एक दफा एहतसाब करना पड़ेगा, सारे चोर चक्कों को पकड़ना पड़ेगा। और ये करेगा कौन? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। फिर मैं बात करूंगा, फिर राणा साहब कहेंगे जी तुसी फिर नॉन इलेक्टेड लोगों की तरफ चले जाते हो। इस मुल्क के अंदर अगर कोई खौफे खुदा रखने वाला कोई वही आएगा ना, तो वही मामला को ठीक करेगा। पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो गया। ठीक है, ये सियासी जो आपका निजाम और आपकी डेमोक्रेसी सिस्टम है, ये अनगवर्नेबल हो गया।
इसमें सिर्फ तमाशा और लूट मार है। राज साहब, आप किसकी बात कर रहे हैं, पूरे के पूरे सिस्टम की या फेडरल की या फिर पंजाब? ओवरऑल आपके पॉलिटिकल सिस्टम हमारी की, आपके ओवरऑल पॉलिटिकल सिस्टम को कह रहा हूं कि ये जिस डेमोक्रेसी का इल्जाम लग रहा है ना हम पे, वो डेमोक्रेसी नहीं है, ये फ्रॉड है, ये सारा तमाशा है। ये एलीट क्लब जो है ना, इस मुल्क का एलीट क्लास है अशराफिया, ये उसके लिए एक बनाया गया निजाम है। अब इस निजाम की एक मेजर सर्जरी करने की जरूरत है, अगर जेन्युइन बात की जाए, सर्जरी करने की जरूरत है, और उसके बाद ये चीजें ठीक होंगी, और इसके लिए बड़ी मेजर रिफॉर्म्स की जरूरत है। सीएम पंजाब का जो बयान, वो ये कहते हैं कि ये फितना जो है उसको अब खत्म हो जाना चाहिए, और फिर एफआईआर भी उन पर लॉन्च हो गई है कि किसी वकील साहब की जानिब से कि क्यों इस किस्म की गुफ्तगू इस्तेमाल की गई है। जिस तरफ आप निशानदही कर रहे हैं कि पूरे का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही क्रिपल हो चुका है, तो इखलाकी तौर पे तो हम कितना फिजा ये दरख्वास्त की गई है, अभी एफआईआर तो शायद उनके ऊपर अभी नहीं हुई, लेकिन सवाल ये नहीं है, जब आप शख्सियात को डिस्कस करेंगे, आइडियोलॉजी से आप हट जाएंगे और इस तरह की सतही किस्म की सियासत करेंगे, मैं सबकी बात कर रहा हूं, तो उसके बाद नतीजा ऐसे ही निकलेगा कि आप पूरी दुनिया के अंदर मुज़ाकरे होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर ऑब्जेक्टिव पे बात होती है। अमेरिका का इलेक्शन हो रहा है ना, तो वहां पे मुबाहिसे हो रहे हैं और उसकी बेस के ऊपर लोग फैसले करते हैं कि वोट देना किसको है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसको ज्यादा गालियां पड़ी, किसको कम पड़ी, और एवन फील्ड के अंदर कितने लोग घुस गए। अमेरिका के अंदर डिजिटल ट्रक जो है नवाशी साहब का इस्तकबाल करेंगे और चोर चोर कहेंगे, मरियम साहबा के लिए क्या है, और मरियम साहब उनको कह रही है फितना, और वो उनको खत्म कर देना चाहिए। और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो आज बात की, वो कह रहे हैं कि ये डील हो गई है। मैं उस पर आऊंगी, मैं पहले ये जो सीएम पंजाब वाली गुफ्तगू है, देखिए ये फितना जो जिस अंदाज में उन्होंने बात कही है, मैं तो इसको सच्ची बात है इस तरह सपोर्ट नहीं करता कि वो फितना कह रही है या नहीं कह रही। ये वो पॉलिटिकल रवैये हैं फिजा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसी वजह से मैं कह रहा हूं ये पॉलिटिकल सिस्टम अनगवर्नेबल हो गया है। ये सियासतदान जब तक नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं सुधरेंगे, ना डेमोक्रेसी इस मुल्क में आ सकती है, ना ये पनप सकती है, ना मजबूत हो सकती है। फिर हर 10-12 साल के बाद जब डिक्टेटर को आता है, फिर ये चीखे मारते हैं। और मैं समझता हूं कि इस मुल्क के अंदर जितनी दफा कोई डिक्टेटर आया उसके रिस्पॉन्सिबल ये सियासी लोग हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। और इनके रवैये हैं आपस में जिस तरह से कह रहे हैं। वैसे एक तरफ मरियम कहती है कि मेरी परवरिश ऐसी नहीं हुई कि मैं लोगों को गालियां दूं, दूसरी तरफ कहती है घुस बैठिए हैं, ये फितने हैं, और फिर पीटीआई वाले भी कुछ कम नहीं करते उनको अगर उन्होंने जबान चलानी हो। एक तो पहले मैं एक चीज चाह रहा था, जरूर जुल्फिकार राहा साहब ने जो आर्मी चीफ साहब के हवाले से बात की है ना, देखें वो हमारे पाक फौज के सरबराह हैं, सिपह सलार हैं, हमारे हीरो हैं। वो पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफिज हैं, और उनकी टीम ने जिस तरह पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली पे रखी हुई है, कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जो इस बात से इनकार करके उनकी ताजीम ना करे, ठीक है ना। लेकिन मुल्क को चलाना और मुल्क का एहतसाब करना, सबसे बड़ी ताकत वोट है। अवाम वोट के जरिए एहतसाब करते हैं, जो सही है वो आगे चले जाता है, जो नहीं है उसे नाकाम कर देते हैं। तो ये जो जुल्फिकार राहत बार बार कहते हैं ना कि इस निजाम का यूं होना चाहिए, तो निजाम तो वोट से चलता है भाई। डेमोक्रेट्स वोट जो है वो सब चीजों का नितारा कर देता है। इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर 8 फरवरी को कौम ने किसी को वोट दिया तो आप मान ले, आप एक्सेप्ट कर ले, ठीक हो जाएंगी चीजें। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे और करने के बाद वही लोग, वही अत्तार के लौंडे जिनसे आप दवा ले रहे हैं, जिनकी वजह से बीमार हुए, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। और अब आ जाइए जो मोहतरमा ने वोट को इज्जत तो दी है ना जी, बहुत दी है। मैं देख रहा हूँ रोज इज्जत दे रहे होते हैं वो, जिस तरह अब जो थोड़ी सी परफॉर्मेंस में इतना काम ये कोई छोटी गल नहीं की, ठीक है ना। तो सब्जी खुश नहीं। अच्छा, अब दूसरी सुन ले, ये जो मरियम साहब ने कहा घुस बैठी है और ये वो फितना, वो इस तरह के अल्फाज जी। एक तो मैं ये समझता हूँ कि किरदार ये है कि एक शख्स जो आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता ना, उस पर इस तरह के हमले करने के तुक नहीं बनती। वो जेल में बैठा है, ठीक है ना। आप चौधरी नु गाला कटी जाओ हवेली बंद करके, कोई फर्क नहीं पै रहा। दूसरी बात ये है कि जो घुस बैठी है, जरा मुझे एक बात बताइए, 1981 में एक जनरल को कोठी बना के देकर कौन घुस बैठिया सियासत में आया था? कौन घुस बैठिया था जिसने आइन बनाने वाले को, फांसी देने वाले को रूहानी बाप कह के और उसके जरिए वजारत आला ली थी?
कौन घुस बैठिया था जिसने जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग कह के और पंजाब और पाकिस्तान में सुबाइयत को हवा दी और फिर उसके बाद उसने कैश कराया? कौन घुस बैठिया था जो उसामा बिन लादेन से पैसे लेके जमहूरियत पे वार कर रहा था, अदम एतमाद लेके आ रहा था? कौन घुस बैठिया था जो ISI से पैसे लेके और जनाब अली क्या कहते हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के खिलाफ अदम एतमाद ला रहा था? कौन घुस बैठिया था जो काला कोट पहन के जमहूरी वजीर आजम के को खत्म करने के लिए कोर्ट में गया था? बताए ना कौन घुस बैठिया था? कौन घुस बैठिया है जो हारने के बाद फॉर्म 47 लेके जमहूरियत के अंदर घुस के बैठ गया? बताएं फिर घुस बैठिया कौन है? बताएं कि कौन घुस बैठिए हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान के जमहूरी चेहरे का बेड़ा गर्क कर दिया? करें बात फिर खुल के। ख्वाजा आसिफ ने बताया ना किस बैठिए कौन है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जो लोग डील करके कारकुनों को चक्कर दे रहे हैं और कारकुनों को मामू बना रहे हैं, यानी अली मीन गंडापुर साहब इसके मास्टर है। यानी एक तरफ अंदर से डील, बाहर से बढ़ के, और आज फिर कहते हैं मैं पूरा पाकिस्तान बंद कर दूंगा। ये 10वीं दफा बंद किया उन्होंने। ये 10वीं बार बंद किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वाकई ख्वाजा साहब बात कह रहे हैं कि डील हो गई है, तो फिर इसका मतलब है कि हुकूमत की साख तो कोई ना हुई ना। ये डील हुकूमत से होनी थी। वाले तो ये कहते हैं कि नून लीग की चीखें निकल रही हैं इसलिए कि अंदर पे कोई डील हो गया। अच्छा, एक तरफ ये वीलॉग आ रहे हैं PTI के लोगों के कि जी अंदर से चूंकि हमारी बात हो गई है, नून लीग की चीखें निकल रही हैं। अच्छा, ऊपर से कहते हैं कि जी हमारी तो किसी से कोई बात नहीं हुई। और एंड पे पता ही क्या होना है, चंद दिनों के बाद जैसे नून लीग का वो एक बयानिया बना था ना कि साड़ी उत्ते गल हो गई, अब PTI के लोग भी दबे दबे लफ्जों में कहना शुरू हो गए कि साड़ी गल हो गई। अब सवाल ये है कि आप वो कारकुनों को मरवा के थका के बेचारे आंसू गैस के अंदर जो हालत उनकी कर दी आपने, तो भाई बर्बादी कर दी, अपनी दिहाड़ियां तो लगा ली आपने। अब शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं जी KP के अंदर दुकान खुली हुई है, करप्शन हो रही है, और वो कहते हैं जी कैसे वो KP हाउस में गए मुझे पता है। और अली बिन गंडापुर साहब कहते हैं जी मैं पूरा पाकिस्तान बंद कर दूंगा। अच्छा, 10वीं दफा वो बंद कर रहे हैं और अभी तक आके बानी PTI को मिले नहीं जेल में। भाई आके मिले तो सही, जिसके नाम पे ये सारा कुछ आप लोग खा रहे हैं, अय्याशियां कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, उसको मिलो तो सही यार, बिल्कुल बात तो सुनो। उसको मिल ही नहीं रहे। दूसरा जो ख्वाजा साहब बात कर रहे हैं, मुझे लगता है अंदर उनके पास कोई बात है, कोई कहानी है जिसकी उन्होंने बात की है, और उन्होंने बड़े जिम्मेदारी से, देखे ना वजीर दफा है, बड़ी जिम्मेदारी से बात की है कि इन्हों की गल अंदर हो गई है, कारकुनों को चक्कर दे रहे हैं, कारकुनों को इनकलाब की कहानी सुना रहे हैं, अंदर फिर बार्गेनिंग हो रही है। मेरा हाफिजा एक बड़ा सिंपल सा केस है जी। अगर अल्टीमेटली गेट नंबर 4 पे जाके सलूट मारना था आपने, तो 100 गंडा तो 100 प्याज खाने की जरूरत की थी? कारकुनों को मरवाने की जरूरत क्या थी? लोगों के घर बर्बाद करने की जरूरत क्या थी? ये सारा कुछ जो किया आपने, इसकी जरूरत क्या थी? अगर मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आपका इशू मकबूलियत नहीं कबूलियत है, और कबूलियत पे अब आप चल पड़े। बुशरा बीबी अब राब्ते में है कई लोगों के साथ, और वो सारा वही रोल प्ले कर रही है जो मुसवा खार के लिए उस वक्त तमीना दुरानी ने किया था, वही रोल वो प्ले कर रही है। राना साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, राब्ते करके रिलीफ ब्रेक पर मुझे जाना है, लेकिन मैं इधर से ही आऊंगी। मैं तो राहत साहब की बातें गुफ्तगू सुन के हैरान हूं कि एक मुल्क का वजीर दिफा ये बात कर रहा है कि उसकी हुकूमत की कोई टके की वैल्यू नहीं है, डील तो कहीं और हो रही है। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद बात हो रही है कि ख्वाजा आसिफ ने जो ट्वीट किया है बड़ा ही अहम है। वो कहते हैं कि ये कुछ ना कुछ डील डन हो गई है। ये डन डनाडन डील के बाद ये बुशरा बीबी भी बाहर निकली हैं, अलीमा खानम भी बाहर निकली हैं, और उससे भी बड़ी बात लतीफ होसा ने कल एक इंटरव्यू में कहा है कि इस नवंबर के महीने में इमरान खान बाहर आ रहे हैं। जुल्फिकार राहत साहब का तो पॉइंट आ गया, उन्होंने तो बड़ी डिटेल इस पर डिस्कशन कर ली। आप क्या कहेंगे राना साहब, नवंबर में क्या वाकई वो बाहर आ रहे हैं? ख्वाजा आसिफ साहब के जो बयानात है ना, वो एक दो बंदों की लड़ाई हो रही थी, तो एक बंदा ना नीचे वाले को मार रहा था और जो ऊपर बैठा मार रहा था ना, वो ही रो रहा था। तो किसी ने कहा यार मार भी तू रहे हैं, उत्ते भी तू बैठा है, कहता है ये जब उठेगा ना मुझे बड़ा मारेगा, मैं इसलिए रो रहा हूं। इसलिए मैं रो रहा हूं। तो ख्वाजा साहब ने सिर्फ और बंदा दिया। अब ख्वाजा साहब का जो रोना है ना, वो असल में ये बात है। ये तो मैंने सुना था कि ख्वाजा दा गवाह डड्डू बंदा है, लेकिन मैंने ख्वाजा साहब को पहली दफा गवाह बनते आप पहली दफा देखा है, और इनकी ऑथेंटिसिटी है वैसे, क्योंकि इन्हें पता है डील कैसे होती है, इन्हें पता है कि आप इलेक्शन हार जाएं तो मैसेज कैसे करते हैं बाजवा साहब को कि मैं हार गया मुझे जितवा दें। इन्हें पता है कि जब आप हार जाए तो फिर कैसे फॉर्म 45 को रगड़ के 47 पे लेके जाते, इन्हें सारा पता है ना। इसलिए ये जो कह रहे हैं, इनका असल मसला क्या है, देखें
मरवत ने इल्जाम लगाया गंडापुर साहब पे। जी। मरवत साहब का जो एक भाई थे खालिद, वो केपी काबीना के इन्होंने मुशीर बनवा दिए थे, फिर बाद में वो उनको हटा दिया गया। अब वो दुख नहीं भूल रहे कि गंडापुर साहब ने इनके भाई को हटा दिया था मुशीर केपी के हुकूमत से। अच्छा, खुद भी माशाल्लाह जब ये थे जज वज, तो करप्शन की बहुत सारी चीजें, मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा, वो उनका अपना मसला होगा, जो खाएंगे, जज ने खा दिया गाजना टिड्डो ना दे पीड़। लेकिन सवाल ये है कि हमारे बहुत सारे दोस्त तजिया निगार जब कहते हैं ना कि लो जो डील हो गई, कारकुनों को मार पड़ गई, वो थक गए थे, और ऐसा लगता है जैसे वो डील वाली टेबल के नीचे बैठे हुए सारा कुछ देख रहे थे। ठीक है ना? और भाई डील हो गई या नहीं हुई वो तो सामने आ जाएगी। अगर डील ही करनी होती तो 1.5 साल वो जेल में इतनी तकलीफ बर्दाश्त करता। आज उसने जज अर्जुमन को कहा है कि मुझे जिस सेल में बंद किया हुआ है उसमें तो कातिलों को भी नहीं करते। डील ऐसे होती है, ऐसे होती है कि वो खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मेरे साथ जो कुछ आप कर रहे हैं, डील इस तरह होती है। और 9 माह बाद एक खातून रिहा हो गई, उसके कानों से खून निकल रहा था, मेडिकल रिपोर्ट में है। तो क्या अगर वो 9 माह बाद उसे इंसाफ मिल गया तो वो डील हो गई? डील होती है ऐसे कि जेल में से उठा के लंदन अमेरिका चले जाए, जेल में से उठ के लंदन चले जाए, जेल में से उठ के सऊदी अरब चले जाए। दिस इज व्हाट द डील इज। ये डील नहीं है कि इमरान खान 1.5 साल से जेल के अंदर है और जेल भुगत रहा है। डील हो गई, डील हो गई। और फिर गंडापुर के मुतालिक आप 100 बातें करें, 10,000 बातें करें, जब तक इमरान खान का एतमाद उस पे है ना, आप जो मर्जी कहें। और ये कहना ना मुलाकात नहीं कर रहे, इनके इल्म में नहीं है कि उन्होंने दरखास्त दी हुई है मिलने की, आप उनको मिलने ही नहीं देंगे, तो फिर वो कैसे मिल लेगा? बिल्कुल ठीक हो। बुए बारिया तक नाले कंडा तबके में वो छलांग मार के जेल में चले जाए, के बाद कंडा नहीं ना उन्होंने। देखिए फिजा, दरखास्त तो उसने दी हुई है, लेकिन ये वही साहबान है 2-4, ये सारे लोग हुकूमत को जा के कहते रहे, रातों को मिल के, फिर रान साहब कहेंगे आप कौन से उधर मौजूद थे, कहते रहे कि यार मुलाकात बंद कराओ, साड़ी बड़ी बेइज्जती हुंदी है अंदरों, और बाहरों तुसी डंडे मारते हो, अंदरों वैसे बेइज्जती हुंदी है, जाइए किधर। अब सवाल ये है कि बाकी लोगों को इजाजत मिल रही है, सबको मिल रही है, वकील भी जा रहे हैं, बाकी लोग भी जा रहे हैं, बहनें भी जा रहे हैं, ये दरखास्त दे के बैठे हुए हैं, दरखास्त दे के बैठे हुए हैं। भाई उसकी मुलाकात जहां से इजाजत मिलनी है, अगर वो खुद ही चाहते हैं कि वहां से ना ही मिले तो बेहतर है। तो ये मैं इंफॉर्मेशन बेस्ड बात कर रहा हूं आपसे। बाकी रहेगी लतीफ फोसा ने क्यों कहा है कि वो नवंबर में बाहर आ रहे हैं? देखिए जी, मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ कि डील हर बंदे का अपना अपना डिजाइन है। नून लीग ने डील ली थी, कुछ चलो अपने तरीके से ली होगी, या जो राणा साहब ने जिस तरह एक्सप्लेन किया, तो अभी भी डील मिल रही है किस्तों में। पहली किस्त आ गई डील की, अब डील की दूसरी किस्त शुरू होगी, फिर आखिरी किस्त उस वक्त होगी जब बानी पीटीआई बाहर आएंगे। अच्छा। और वो भी कंडीशनल होंगे, माफ करना। देखें, पहले तो पीटीआई का सारा दारोमदार था कि वो वाइस चांसलर बन जाएंगे ऑक्सफोर्ड के, तो अगले दिन रहा हो जाएंगे, उधर जाके सदारत करेंगे, वो खत्म हुआ। अब बाइजन ट्रंप के ऊपर सारा दारोमदार है, और कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब वहां पे कंपेन करने गए हैं और लॉबिंग करने गए हैं यूएसए के अंदर, ट्रंप को रोकने गए हैं कि बानी पीटीआई को रहा ना करवाना। अच्छा। ये कंपेन चल रही है। यानी एक तरफ कहते हैं कि उसको पता ही नहीं किसी चीज का, ना डिप्लोमेसी का, ना गुफ्तगू का, वो पर्ची वाला लीडर है, वो फलाना लीडर है। दूसरी तरफ कहते हैं कि वहां पे जाके थिंक टैंक को पैसे दिए जा रहे हैं और वहां पे लॉबिंग की जा रही है, और वहां पे जाके इमरान खान की रहाई को रोकने के लिए गए। अच्छा। ये पूरी कंपेन चली, पूरे सोशल मीडिया आप देख लें। आप हामिद खान साहब को भी जानती, जो वकील हैं, वो भी हर रोज कहते हैं कि वकला तहरीक इतनी जोर से चलेगी कि सारा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। ना एक वकील, ना 2 वकील, ना 5 वकील, सारा कुछ हो गया, तरमीम हो गई, नवा चीफ जस्टिस आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो वकला तहरीक नजर नहीं आई। इसी तरह गंडापुर साहब कहते हैं, और आज बार का इलेक्शन भी हार गए हैं। बार का इलेक्शन हार गए, यानी इतनी पॉपुलैरिटी कि इसके अंदर पीटीआई इलेक्शन हार गई है और आसमा जहांगीर ग्रुप जीत गया। ये अहमद खान साहब ने वकला तहरीक चलानी है। भाई आपके तो अपने ही बखेड़े खत्म नहीं हो रहे, अपनी लड़ाइयां ही खत्म नहीं हो रही, अपने जो मफादात और ओहदों की लड़ाइयां और बाकी चीजें और फंड्स के मामलात और बाकी चीजें, और बानी पीटीआई अंदर बैठा हुआ है बकौल राणा साहब के कि वो एक छोटे से सेल के अंदर है, वो बुरी हालत में है, और ये बाहर आपस में दस्तों गिरबान है। अगर इस तरह की लीडरशिप रही तो फिर ये अल्लाह के फजल से डील मिल भी गई तो उसका भी ये फायदा नहीं उठा सकते। बिल्कुल ठीक हो गया। राणा साहब इस पर भी आएंगे, लेकिन
27वीं तरमीम को हम भूल गए हैं इमरान खान को डिस्कस करते हुए, जजेस की तादाद को हुकूमत बढ़ाने का सोच रही है, क्यों? देखिए, एक तो मैं जुल्फकार राहत ने जो बताया कि नवाज शरीफ लॉबिंग करने गए हैं, तो अपनी तो कर लेंगे पाकिस्तानी उत्थे जेड़ा अमेरिका गए ने लॉबिंग कर, अपनी लॉबिंग करके अपनी वजारत कह रही है, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, मैं जरा वो फुटेज ने कहा कि उधर जाके लॉबिंग करेंगे। जिसने भी कहा है, राना साहब मैं चाहूंगी हम अपने व्यूअर्स को दिखा भी दें कि नवाज शरीफ चूंकि अमेरिका जा रहे हैं, वैसे लंदन में एवन फील्ड के बाहर एहतजाज हो रहे हैं, बड़े अजीबोगरीब सवालात उनसे पूछे जा रहे हैं। अब जब वो अमेरिका उनके आने की तैयारियां, वो फ्लो चार्ट्स और वो डिजिटल उनकी प्रमोशन चलेगी और पीटीआई की जानिब से कोई बड़ी कोई नाजेबा किस्म के जो हैं वो स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं, इस किस्म के चोर चोर के नारे होंगे। और ऐसे मतलब आप वजीर आला रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, एक बड़े कद काट के वो सियासतदान हैं और कितनी बार वो हुकूमत में रह चुके हैं, तो आपसे उनके सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे मुल्क में राना साहब मुनासिब है इस किस्म की हरकतें? मेरी बात सुने, एक तो अवामी सेंटिमेंट्स जो होते हैं ना, वो इसी तरह के होते हैं। मैं इसके हक में नहीं हूँ, डिसेंसी होनी चाहिए और सारी चीजें जो हैं वो होनी चाहिए, लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा फिजा साहिबा, कि जब हुक्मरान इंसाफ ना देना तो उसे भी दुनिया के किसी कोने में इंसाफ नहीं मिलता। ठीक है, ये याद रखिएगा। मुझे नवाज शरीफ उनसे हुक्मरान है नहीं थे तो सही ना, किस्सा माजी सही थे तो सही ना, कभी माजी में तो वो थे। और दूसरी एक बात याद रखिएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, मेरी दुआएं उनके साथ हैं। और बहुत ज्यादा नहीं, हम तू तो सरमाए हस्ती है, तेरा जिक्र ही क्या, हम तो दुश्मन को भी है दोस्त दुआ देते हैं। लतीफा नहीं सी, शेर सी लेट समझियो। अच्छा, तो कभी कभी आप लतीफे पे रोने लगते हैं, शेर पे हंसने लगते हैं ना, मैं कैसा क्लियर कर दूं। तो बात यह है कि मियां साहब पूरी दुनिया में कहीं भी जा रहे हैं, उनका पीछा इस तरह हो रहा है, तो उन्हें भी एक दफा सोचना चाहिए कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। 3 बार का मैं वजीर आजम हूं, ठीक है, 7 दफा हम वजीर आला रहे हैं, मेरे हक में ही कोई खड़ा हो जाए, वहां लंदन में मेरे हक में ही मुजाहिदीन आके खड़े हो जाए कि हम देखते हैं कि कौन हमारे नवाज शरीफ के लिए कोई बात करता है। कोई 10 बंदे आपके लिए भी इकट्ठे हो जाए ना यार। आप अमेरिका जाते हैं, 10 बंदे आपको भी लेने आ जाए। मैं आज एक वाकया पढ़ रहा था कि जब बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी हो गई ना, वो वाकया अलग है, जब उनके शहजादों को गिरफ्तार किया गया ना, तो उनको बैलगाड़ी की रथ नहीं होती जी, उस पर बिठा के लाया गया, 5 मुहाफिज इधर 5 और 5 से 10 हजार लोग उनके पीछे थे। एक बंदा उनके हक में आवाज बुलंद नहीं कर रहा था कि शहजादों को अमेरिकन क्यों, बरतानवी क्यों गिरफ्तार कर रहे, क्योंकि उन शहजादों ने कभी रियाया के साथ उस तरह सलूक ही नहीं किया जिस तरह करना चाहिए। तो हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए। मैं एक छोटी सी मेरी बात सुन ले। मैं चूंकि अवामी सा आदमी हूं, मैं कौन सा को डिफेंस में रहता हूं, मैं कच्ची आबादियों के करीब रहने वाला आदमी हूं, तो मैं इंसानों के बहुत करीब हूं। अच्छा। मैं इमारतों के करीब हूं ना हूं, इंसानों के बहुत करीब हूं। आप फिजा यकीन करें, मैंने खुदा की कसम लोगों को दवाई ना मिलने की वजह से मरते हुए देखा है, इलाज ना होने की वजह से एड़ियां रगड़ते देखा है, खून थूकते देखा है मैंने, और माओ को ऐसे हाथ मलते देखा है। कहां है यार 1981 से आप इस मुल्क के हुक्मरान है यार। आपको छींक आती है, बाहर चले जाते, आपके कुत्ते को नजला होते, बाहर से डॉक्टर आ जाते। मेरा क्या कसूर है? 24 करोड़ लोगों का क्या कसूर है? मुझे बताएं, किससे इंसाफ मांगे, किसकी तरफ जाए हम? रोज हमें नए ख्वाब दिखा देते हो। हमारे सेंटिमेंट्स को समझे। हम अगर मर रहे हैं ना, तो डरे उस वक्त से जब हमारे हाथ तुम्हारे गिरबानों तक पहुंचेंगे। अगर मेरे सामने गरीब का बच्चा, किसी गरीब का बच्चा उसकी आंखों के सामने मरेगा, तो डरे उस वक्त से जब वो आपका गिरेबान पकड़ लेगा, आपकी गर्दन पकड़ लेगा। आप तो फैशन में कहते हैं ना कि हम गिरेबान पकड़ के घसीटेंगे, वो सचमुच घसीटेंगे आपको। बचे उस वक्त से आप। बिल्कुल ठीक बात है राना साहब। जज्बात मुझे राहत साहब ब्रेक की तरफ जाना है, मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। तो 27वीं आनी तरमीम पर हमने बात करनी है, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं मजीद। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और गुफ्तगू हम कर रहे थे कि जिस तरीके से यूएसए में नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए पीटीआई की तैयारियां हैं, और 27वीं तरमीमी बिल की बात कर रहे थे राहत साहब। वैसे तो ये बहुत ही गलत अंदाज है, गलत तरीका। अगर हम मरियम नवाज की लैंग्वेज को कंडेम कर रहे हैं, तो फिर नवाज शरीफ का भी इस तरीके से इस्तकबाल पीटीआई का नहीं करना चाहिए। गलत बात।
देखें यही तो फिजा वो बात है जो बदतहजीबी और बदतमीजी का कल्चर आ गया, अदम बर्दाश्त आ गई सोसाइटी के अंदर। जो राना साहब अभी बात कर रहे थे, देखें अल्फाज की हद तक तो ये बातें सारी दुरुस्त हैं। राना साहब रोज ही गालबन ये सवाल करते हैं कि गरीब के बच्चे किस तरह पल रहे हैं, किस तरह मर रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इसका जुम्मेदार कोई एक शख्स है। मैं जो बात कर रहा हूं, ये 77 साल में हमने बड़ी मेहनत की है। ये इस्तिसाली निजाम जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये सारा निजाम इसका दुश्मन है। ये एक ऐसा एक्सप्लॉयटेशन का निजाम है और ऐसी एक तबाही और बर्बादी का निजाम है जो हम सब ने बड़ी मेहनत के साथ अपने ऊपर मुसल्लत किया है। और आज उसके साथ रोमांस इतना है कि राना साहब ही जमहूरियत के लिए तड़प जाते हैं। जमहूरियत की बात ना करें भाई, ये जमहूरियत का जो हुसन है, इसी ने तो बच्चे भूखे मारे हैं, यही तो आपके बच्चों को खा रही है। तरक्की करेगा लड़का, बहुत तरक्की। ओ भाई यही जमहूरियत तो तबाही बर्बादी कर रही है भाई। हाँ, जमहूरियत खत्म करके क्या लाना चाहिए भाई? कोई आप दुनिया का कोई निजाम ले आए जो इंसानों के लिए हो, जो इंसानों के लिए हो। नहीं, जो बर्बादी जमहूरियत नाकाम। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे जमहूरियत अगर आपने ये नाम रख लिया है कि जी मेरी वेल्थ बेहतर हो, मेरी लूटमार हो, मैं सारा टूट टाप ऊपर करता रहूं। देखिए हम जब चॉइस ये करेंगे कि डिक्टेटरशिप से बदतरीन जमहूरियत बेहतर है, मैं ये नहीं कहता कि सुबह इसको खत्म करके कोई डिक्टेटर आके बैठ जाए। मैं कहता हूं कि यार सिस्टम को ठीक करो। जब तक आप निजाम को ठीक नहीं करेंगे, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बानी पीठी के अंदर बैठे हुए हैं ना। हाँ। कोई खुदा के लिए कुछ सोल्यूशन ही दे दें इस कौम को, कोई निजाम ही दे दें, कोई आप रिफॉर्म्स की बात कर लें, कोई ऐसा सोल्यूशन दें कि ये जो मईशत की गैर मुसावियाना तकसीम है जिसकी हम शामे गरीबा रोज पढ़ते हैं कि लोगों के बच्चे मर रहे हैं, कोई ऐसी चीज कर दो, कोई प्रपोज कर दो, कोई ऐसी अमेंडमेंट ही ले आओ असेंबली के अंदर। पीटीआई आप मुझे बताएं कि पीटीआई के जितने लोग हैं, नहीं ये अमेंडमेंट ले आए, पीटीआई वाले ले आए। पीटीआई वाले, अपोजिशन का काम ये होता है। अपोजिशन का काम ये होता है कि निजाम के अंदर जहां पे बदनवानी है, करप्शन है, तबाही है, बर्बादी है, उसके रिफॉर्म्स की बात करें, शैडो कैबिनेट बनाएं, चीजों को बेहतर करें। आप मुझे बताएं कि एक चीज मुझे बता दें कि पीटीआई की तरफ से प्रपोज की गई हो, कोई एक बता दे। गवर्नमेंट को 1.5 साल हो गया, 1.5-2 साल, इसके दौरान कोई एक अमेंडमेंट लेके आए हूं जिसका आवाम के साथ कोई ताल्लुक हो, एक चीज ऐसी लेके आए हूं जो आम आदमी, जिसका राना साहब मातम करते हैं रोज कि आम आदमी मर रहा है, उसको कवर करने के लिए कोई एक लेजिस्लेशन लेके आए हो, कोई प्राइवेट बिल ही लेके आए हो। ये अपोजिशन का काम होता है। गवर्नमेंट एक्सप्लॉयटेशन ऐसी करती है पूरी दुनिया में, अपोजिशन उसको रोकती है, उसके आगे बंद बांधती है, सोल्यूशन देती है, रिफॉर्म्स करवाती है। मैं कहता हूं कि अपोजिशन का गवर्नमेंट का जितना फर्ज होता है उतना ही अपोजिशन का फर्ज होता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया जी। आप बताएं। मैं मौका दे रहा हूँ। वेरी गुड। आप ऐसे ही मौका दे रहे हैं जैसे हुकूमत अपोजिशन को मौका देती है ना। वैसे तो खामोश हो गए। उनको क्या हुकूमत और अपोजिशन भी एक दूसरे को ऐसे ही मौका दे जैसे हम दे रहे हैं। खामोश भी हो गए, उसके आर्गूमेंट्स खत्म हो गए। नहीं बड़े हैं ये कागज पड़े हुए लिखे ना। वो खुद आ गए कागजों पे, आपकी बात बहुत है। अच्छा, वो पॉइंट्स अभी बाकी है। नहीं, बहुत सारे आपको याद नहीं होगा, ब्रेक में मैंने लिख लिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि कई दफा बच्चे बूटी ले जाते थे पेपर देने, वहां जाके कहते थे कि यार ये जवाब केड़े सवाल रहेगा। बूटी नहीं, ये दिल पे लिखी हुई है राना साहब, प्रैक्टिकली मैंने देखा हुआ है। मेरे दिल के ऊपर लिखे हुए के साथ हो रहा है, मेरे दिल पे लिखा है। जो बात राहत साहब ने की है, मुझे एक बात का जवाब दें। राहत तो माशाल्लाह, मैं तो मेरा दिल करता कभी कभी मैं इसके माथा चूम लूं, इतनी प्यारी बातें कर रहा होता है कि ये भूल जाता है कि अपोजिशन के तो जमीर खरीद रहे हैं आप, उनके घरों में तो छापे मार रहे हैं आप, उनको तो गिरफ्तार कर रहे हैं आप, उनके तो फैमिलियों को तंग कर रहे हैं आप। अपोजिशन लेके आएगी, अपोजिशन को तो पार्लियामेंट में नहीं घुसने दे रहे आप, अपोजिशन लेके आएगी सारा कुछ। अपोजिशन के नाम पे तो आपने रगड़ा लगा दिया सबको। ऊपर बैठे हुए काजी, उसने अपोजिशन की ऐसी की तैसी फेर दी पकड़ के 63A के जरिए। उन्होंने कहा कोई अपोजिशन नहीं है, जिसको मर्जी तुम तोड़ सकते हो, जिसका मर्जी जमीर खरीद सकते हो। और उसके ऊपर ये जो नाम ने आज बड़े चैंपियन बने फिरते हैं, वो कहते हैं अगर बात सीधी उंगलियों से नहीं निकली तो फिर मैं पार्लियामेंट में, बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, तो फिर मैं वही करूंगा जो ताकत के जरिए होता है। वडी अपोजिशन, जमहूरियत देख लो, ठीक है ना। आप अपोजिशन को तस्लीम कब कर रहे हैं? अब देखें ना जमहूरियत के यार मुझे बात भाई मेरी हो, अभी मैं आपसे खुद ही कह रहे हैं कि ये कैसी जमहूरियत है, खुद ही कह रहे हैं। और मैं जमहूरियत को गाली नहीं दे रहा, जमहूरियत के नाम पे लुटेरों को गाली दे रहा हूं।
जिन्होंने जमहूरियत के नाम पे लूटा है, मैं एग्री कर जिन्होंने जमहूरियत के नाम पे मुल्क को बेड़ा गर्क किया है, और साथ बोलो उन लोगों के लिए भी जिन्होंने इन लुटेरों के पीछे खड़े हुए। बोलो फिर पूरा जुमला, कहो कि इन्होंने नवाज शरीफ को बनाया, कहो कि किनको नवाज शरीफ को डेवलप करते नहीं। मैं तो बोल रहा हूं कि ये जो निजाम है, ये इस्तिसाली निजाम है, ये कुछ लोगों का मुहाफिज है। आप ये बात जाके जो कह रहे होते वो सब मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए दूसरी बात सुन ले, मैं ये बात राना साहब ये कर रहा हूँ कि ये जो निजाम है ये कुछ लोगों को, कुछ लोगों का, ये स्टेटस को कि कुछ लोगों का मुहाफिज है। आम आदमी के लिए इस निजाम में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया ये। आम आदमी रोता रहेगा, पिटता रहेगा, इसी तरह मातम करता रहेगा। आम आदमी ने 8 फरवरी को फैसला दिया तो सही दिया था कि नहीं दिया था कि मैं कैसे रहना चाहता हूं? निजाम ने आगे से तमाचा मारा ना, तो फिर निजाम को गाली दो। तो निजाम को कह रहा हूँ। कौन से निजाम को गाली? जमहूरियत को क्यों कहते हो तुम? भाई यही निजाम है। ये कौन सा निजाम है जिसमें अवाम का मैंडेट ना माने आप? भाई मैं कुछ करो जो उसके खिलाफ रखे को कह रहा हूँ। यार बातें करते हो तुम, ऐमें बड़ी बातें। 8 फरवरी को अवाम ने तो फैसला दे दिया, ठीक है, करो ना बात जिन्होंने नहीं माना। यही वो निजाम है, वो निजाम को, सिस्टम को ठीक करने की बात। बात। तो सिस्टम को कहें, इतनी जुर्रत नहीं है इनमें कि सिस्टम को कह सकें, इतनी जुर्रत नहीं है इनमें इस सिस्टम के लिए बात कर सके। सिस्टम के अंदर ये चीजें ना हो, ना इंसाफी ना हो, मैं इसी की तो बात कर रहा हूँ। ठीक हो, कसीदे पढ़ने आपने किसी के गालियां जमहूरियत को देनी, मैं तो बात ये है, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि भाई अवाम जो फैसला कर रहा है उसे माने ना, क्यों नहीं मान रहे? चलो फिजा, मैं कहता हूं चलो अपोजिशन के साथ उनको बांध के रखा हुआ है, हिलने नहीं दिया जा रहा, रस्से बजे हुए हैं सारे मेंबर्स को और सबको काल कोठड़ी के अंदर डाला हुआ है, ठीक है, ठीक है। आप मुझे बताएं कि जब इनके प्रिविलेज बढ़ते हैं, किसी एक को शर्म आई है कि वो कहे जी हमने नहीं लेने, सारे ले रहे हैं, मैं क्यों एक को गालियां दूं, दूसरे गले में हार कैसे डालूं? भाई मुझे ये सारे इकट्ठे नजर आते हैं, मुझे अपनी मुराद के ऊपर सारे इकट्ठे लूट मार में नजर आते हैं। मेरे खिलाफ, आम आदमी के खिलाफ जिन बच्चों की बात करते हैं कि जो भूख से मर रहे हैं, उसके खिलाफ इनका इत्तेहाद नजर आता है, इनका कट नजर आता है। अगर एक ग्रुप या एक पार्टी या कोई एक वो इस्तेसाल कर रहा है और दूसरा उसके रास्ते में अगर रुकावट बन रहा हो, खड़ा हो, अगर उन्होंने सीओडी कर लिया अपने लिए, तो ये अवाम के लिए सीओडी ले आओ, ठीक हो गया, आवाम के लिए सीओडी ले आए। वैसे राना साहब आप बता रहे थे कि आप हर पार्टी ने क्या अभी तक आवाम के लिए जो बिल पेश किया, आप उस पर एक रिसर्च लेकर आना चाह रहे हैं, बट अब चले आप बोल लें। एक सिंपल से मैं बात करता हूं जी, देखिए मैं किसी का ना तर्जुमान, ठीक है ना मुझे जरूरत, लेकिन आप चीजों को फर्क तो करें ना। एक बंदा जो अडयाला जेल में है, उसकी कोई बाहर जायदाद है, कोई बाहर कारोबार है, ठीक है, उसके ऊपर आपने ढूंढ ढांड के ना एक इल्जाम लगाया कि 1 मिलियन 190 मिलियन पाउंड के, ठीक है, वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के पास जमा है, ठीक है, उन्हें को पल्ले जेब नहीं पाए। मैं क्या कह रहा हूँ, तोशा खाना के गिफ्ट का भी तो केस बना हुआ है ना, लेकिन जो बात है कि बिल नहीं पास हुआ, तोशा खाना के भी मैं कह रहा हूँ, अगर इमरान खान ने तोशा खाना से आउट ऑफ द वे कुछ लिया है, हाँ, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों को गाड़ियां एलिजिबल ही नहीं थे लेने के और उन्हें मर्सिडीजें मिल गई, BMW मिल गई, ठीक है, 4 मिल गई, 5 मिल गई, ठीक है, बुलेट प्रूफ, और को 200 250 घड़ियां मिल गई, गलत बात उनको भी तो पकड़ो ना, नहीं मिलनी चाहिए, उनको तो पकड़ो ना। आप एक बंदे को उससे पकड़ के बैठ गए, किसी को नहीं मिलनी उससे पहले जिन लोगों इंसाफ करना है तो शुरू से करे ना, क्यों नहीं करे शुरू से इंसाफ? सिर्फ इमरान खान के केस का फैसला क्यों? हाँ, केस तो बाकियों का क्यों नहीं करे? बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। आप देखिए ना, अब नए चीफ जस्टिस आ गए, जो आप सवाल कर रही थी, अब सारे 5-6 पिटीशनें चली गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, यानी सारी सियासत का गंद जो है वो धोने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट की लॉन्ड्री में जाके इकट्ठा हो गया कि वहां पे आपने कपड़े धोने हैं, गंद आपने डालना है, कपड़े जाके सुप्रीम कोर्ट की लॉन्ड्री में धोने हैं। अब नए चीफ जस्टिस को फिर बैशिंग होगी। अब चीफ जस्टिस ने एक पोजीशन तो लेनी है, किसी को सूट करेगी, किसी को नहीं करेगी, किसी के हक में होगी, किसी की मुखालफत में होगी, लेकिन तो जिसकी मुखालफत में होगी, यहाँ ये नहीं होता कि इंसाफ हुआ है, वो कहते हैं जी नहीं साढ़े से जुल्म हुआ है, बिल्कुल ठीक, गालियां बैशें अदारों की, फिर वही तमाशा, वही उसी तरह ही होगा। देखिए याहिया अफरीदी साहब का ना, मैं अब एक बात बताऊं, उन्हें हम पहले दिन से जान के कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जैक्टली, ठीक है ना। अभी उन्होंने कुछ किया नहीं है, हम उनसे एक्सपेक्टेशन, किसी जज से हम एक्सपेक्टेशन क्यों लगाते हैं? अब मैं मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे तवक्को रखता हूं कि आप प्रोग्राम होस्ट करेंगी, भाई आप प्रोग्राम होस्ट करने के लिए तो आई हैं। एब्सोल्युटली। हम ये कहिए आप इंसाफ, भाई क्यों कहूं मैं, आप इंसाफ के लिए ही बैठे हुए हैं। यस।
अगर आप इंसाफ के लिए नहीं बैठे हुए तो आप डाकू हैं, चाहे वो काजी फायजी सा हो। अगर आप इंसाफ नहीं कर रहे तो आप सबसे बड़ी डकैती तो खुद अपने प्रोफेशन के साथ, अपने हल्क के साथ कर रहे हैं आप। हाँ। तो आफरीदी साहब अभी आए हैं, मैं उनसे ये तवक्को रखता हूं कि वो पाकिस्तान के अच्छे जज भी गुजरे, बड़े अच्छे जज भी। ये हमूद रहमान साहब का मैं उनके बेटे से मेरी मुलाकात तो उन्हें जब रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कहा कि मेरे पास तो घर नहीं है, तो मैं एक घर छोटा सा बनाना चाहता हूं। उनको कोई 5 किनाल का एक प्लाट दे दिया गया, तो उन्होंने कहा मैंने 5 किनाल का प्लाट क्या करना है, मुझे तो इतना बड़ा प्लाट नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा सर जी बेच के, और आप, उन्होंने कहा मैं बेचूं क्यों, मुझे जितनी जगह चाहिए थोड़ा सा घर दे दे, मैं हमारे पास हीरोज गुजरे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो अब्दुल रशीद साहब थे जज, वो जब रिटायर हुए जिस दिन, वो पेन के अंदर जो सही थी वो भी निकाल के गए कि जी सरकार की है। तो ऐसे लोग भी इसी। और आपको पता है कि अयूब खान ने, मेरा ख्याल अयूब खान ही थे, उन्होंने एक तकरीब में वो भी थे, दोनों थे, तो उन्होंने अब्दुल रशीद साहब ने इनकार कर दिया था जाने से कि वहां पे वो अयूब खान भी है जो हुक्मरान है, मैं उसके साथ। और आपका जज अगर पार्लियामेंट में जाके उन लोगों के साथ बैठ जाए जिनके खिलाफ केसेस चल रहे, तो फिर आप समझ नहीं रहे कि क्या हो रहा है। चले वो पुरानी बातें हो गई ना, बात कर रहे हैं, ये अंडरस्टूड है कि जज ने इंसाफ करना है, लेकिन इंसाफ, सेलेक्टिव इंसाफ की तवक्को नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया, दोनों जानिब से पॉइंट्स आ गया, चाहे सिलेक्टिव निजाम हो या फिर सिलेक्टिव इंसाफ हो, या फिर पार्लियामेंट के अंदर सिलेक्टिव किस्म की तकसीम हो, या फिर सिलेक्टिव किस्म का प्राइम मिनिस्टर हो, सीएम हो, प्रेसिडेंट हो, स्पीकर हो। तो हमारे यहाँ पर इलेक्टेड तो कोई नहीं नजर आता, सिस्टम तो सब सिलेक्टेड ही नजर आ रहा है। एनीवेज, आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज।